सो कहाँ तक बताए थे? प्रॉपर्टीज ऑफ टूल्स में राइटिंग बोर्ड चाहिए था, ये भी आ गया। चलिए, तो अब अपन कार्यक्रम चालू करने के लिए तैयार हैं और चालू करते हैं। आइए, कहाँ स्टार्ट खत्म कर दिया था हमने? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, समझ में आ गया था। दूसरा है, सेकेंड प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब जरा समझते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता क्या है। देखिए, जैसे अगर कोई एटम्स रेगुलर साइज पे बैठे पड़े हैं, कोई एटम अगर रेगुलर साइज पे, अगर एटम्स लैटिस पे बैठे हैं, लैटिस समझते हो, जिसके रिपीटेशन से पूरा सॉलिड जनरेट हो जाए। जैसे अगर मैं कहूं ये दीवाल किसके रिपीटेशन से बना है? बोलो यार, ये दीवाल किसके रिपीटेशन से बना है? ईटा के रिपीटेशन से। तो अगर आप ईटा को बार बार रोटेट करेंगे तो ये पूरा दीवाल फॉर्म हो जाएगा ना। सो दिस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट, लैटिस साइड। अब जैसे अगर इस एटम को बार बार रोटेट कर रहे हैं हम, है ना, तो क्या जनरेट हो जा रहा है? पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। ठीक, अगर कोई छोटा एटम आके इसके बीच में बैठ जाए, चूंकि दिस इज कॉल्ड वॉइड, ये जो खाली स्थान है ये कहलाता है वॉइड। हाँ, आ जाओ। इसे कहते हैं वॉइड या इंटरस्टिशियल पॉइंट, इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, दो नाम होते हैं इसके। अरे जल्दी बैठो यार, क्या हो? तो बोर्ड अच्छा लग रहा है। ओह, अच्छा। अरे आओ भाई साहब, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, हो गया। आइए देखिए, वाइड और इंटरस्टिशियल साइट है ना, इस खाली स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? वाइड या फिर इंटरस्टिशियल साइट। अब इस खाली प्लेस पे कोई छोटा एटम ही आके बैठ पाएगा, है ना। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या ये बात समझ में आई? है ना। तो बड़ा थोड़ी बैठेगा, स्पेस नहीं दिख रहा तुम्हें? स्पेस, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ये जो खाली स्पेस है बाबू, ये बहुत छोटा सा है ना, ये रेगुलर साइज नहीं है ना। और अगर ये छोटा है तो इस पे कोई छोटा ही आके बैठ पाएगा ना। बड़ा एटम आएगा तो डिसलोकेशन हो जाएगा, ये एटम्स अपने पोजीशन से हट जाएंगे, है ना। लैटिस का मतलब होता है कि आप उसी चीज को पॉइंट बाय पॉइंट मिला दो। जैसे एटम को रखने का भी बहुत सारा पॉसिबल तरीका है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, देखिएगा। एक अंडे को दूसरे अंडे पे रखने का भी डिफरेंट तरीका है। पहला है टॉप पे टॉप रख देना, जैसे मैंने यहां पे रखा है, इसका टॉप और इसका टॉप मिल गया। आ जाओ, इसका टॉप और इसका टॉप मिल गया। दूसरा तरीका है कि मैं अंडे को टॉप पे टॉप ना रख के इसके डिप्रेशन पे इसके टॉप को रख दूं, तो ये एक अलग स्ट्रक्चर मिलेगा बाबू, है ना। कैसे मिलेगा आओ वो भी दिखा देता हूं। अगर मैं इन सब के सेंटर पॉइंट को मिला दूं तो यहां पर आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर अगर मैं सबके सेंटर को मिलाऊं तो क्या बन रहा है? दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यानी कि अगर आप इस पैरेललोग्राम को रिपीट करेंगे, इसके आगे आप और बढ़ जाइए, इसको रिपीट करते रहिए, यह स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। इसको रिपीट करते रहिए, यह स्ट्रक्चर आपको पूरा मिल जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? लेकिन एक चीज आपको दिख रहा होगा कि वॉइड तो भैया छोटा है ना नॉर्मल स्पेस से, तो यानी कि इस पे आकर कौन बैठेगा? कोई छुटकू एटम। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हम लोग कहेंगे बाबू, if any a small atom like boron, carbon, hydrogen and nitrogen take place
into interstitial site or void, it will form interstitial compound, interstitial interstitial कंपाउंड। और ये कंपाउंड किसके द्वारा फॉर्म किए जाते हैं? डी ब्लॉक के द्वारा, है ना। यूजुअली डी ब्लॉक एलिमेंट्स shows या form interstitial compound. For an example, like टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेनियम डी ब्लॉक का है ना, और इसके साथ कार्बन आ गया। वैनेडियम हैलाइड, वैनेडियम और हैलाइड 0.56, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। इसे हम क्या कहते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ऐसा क्यों? क्या? स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, स्टोइकियो का मतलब होता है एलिमेंट, और मिट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना। स्टोइकियोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टोइकियोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है स्टोकियन और दूसरा है मेट्रॉन। जहां पर स्टोकियन का मतलब होता है बाबू एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्मल कंपाउंड जो होता है वो प्रॉपर स्टोकियोमेट्री में होता है। मतलब जैसे अगर मैं CH4 कह रहा हूं तो कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन कितना है? लेकिन क्या आपको यहां पर ये बात ट्रू दिख रही है? यहां पर तो रेशियो कुछ उल्टा पुल्टा सा आ रहा है, अजीब सा आ रहा है ना। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। ओके, अब अगर ऐसा कंपाउंड बनता है तो दिमाग में कुछ बातें आती हैं, फ्यू फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं इसके। फ्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। पहला, दे आर वेरी हार्ड। ऐसा क्यों? पहले उनके एटम्स के बीच में खाली स्पेस था और अब खाली स्पेस पे कोई आके बैठ गया है, तो अब तो इनकी पैकेजिंग काफी अच्छी हो जाएगी, और अगर पैकेजिंग अच्छी होगी तो हार्डनेस क्या हो जाएगा? बस इतना इंटेलिजेंट ही हो तुम लोग। दे आर वेरी हार्ड, और अगर हार्ड है तो ये इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तीसरा, आपके दिमाग में आएगा कि सर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कहने का मतलब कि अगर कोई एटम यहां पर आके बैठ गया तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन भी तो आए होंगे, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे उतने प्रोटॉन भी तो लेके आया होगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो क्या हो जाएगी? मेंटेन हो जाएगी। जितना निगेटिव लेके आया उतना ही पॉजिटिव भी लेके आया, है ना। दे विल हैव न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या दे मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दे मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। और भी कुछ पॉइंट है जो डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से लिखना है, तो आइए पहले इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर निगेटिव चार्ज वाला बैठ ही नहीं पाएगा, क्यों भाई? क्योंकि हमेशा किसी भी इंटरस्टिशियल साइट पे
एक सेकेंड जरा देना मुझे। इंटरस्टिशियल साइट पे कभी भी अनायन आकर नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा बताता हूं। ये अच्छा टूल्स है यार, है ना। देखिए, अगर बाबू यहां पर लाकर मैं किसी को बैठा देता हूं और वो कटायन है और अनायन है, डिसाइड करना मतलब अनायन बैठेगा कि कटायन। आप मुझे बताइए कटायन और अनायन में कौन छोटा? कटायन छोटा होगा, तो यहाँ पे तो छोटा ही आके बैठेगा, तो अनायन तो कभी आ ही नहीं सकता। निगेटिव चार्ज वाला कभी आएगा ही नहीं। जब भी बैठेगा तो या तो कटायन बैठेगा या तो न्यूट्रल बैठ सकता है। न्यूट्रल में भी कौन कौन बैठेगा? बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, यही चार चीज बैठेंगे। इलेक्ट्रॉन, हाँ, लेकिन जितने कटायंस आएंगे ना, जैसे अगर मैं बोलूं जैसे सॉलिड स्टेट तुम लोग का हट गया ना, इसलिए दिक्कत आता है। जैसे बाबू Na+ है, मान लो Na+ आके बैठ गया, तो ये बगल से जैसे Na+ जो आया होगा वो क्लोरीन माइनस वाले से छूट के आया होगा। तो यहां पर जब साइड से जैसे अगर सोडियम का कोई वेपर पास करे तो Na+ आके बैठ गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी डिस्टर्ब हो गई, है ना। लेकिन 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 होता क्या है कि दो जगहों पे अगर Na+ बैठा तो कहीं पर ये प्लस चार्ज के कारण Cl- भी उल्टा साइड में बैठ जाएगा और फाइनली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देगा। फिलहाल आपको इतना दिमाग नहीं लगाना क्योंकि कटायन नहीं बैठाना है, यहाँ पे आपको बैठाना बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जो न्यूट्रल ही है। हाँ, जो न्यूट्रल ही है। पार्किंसन एक साइंटिस्ट थे, उनका कहना था आपको उतने ही टाइम की जरूरत है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए जितना कि टाइम आपको दिया जाएगा। नहीं समझे? जैसे अगर 11th-12th का कोर्स अगर आपका होता 6 महीने का तो आप 6 महीने में भी कर लेते, 2 साल का है तो 2 साल में भी कर रहे हैं। क्या बाबू? वेरी सिमिलर टू द हार्डनेस ऑफ द डायमंड, टाइटेनियम कार्बाइड और नियोमियम ब्रोमाइड। निकल ब्रोमाइड, सॉरी, सिमिलर टू डायमंड इन हार्डनेस। हार्डनेस में ये दोनों ही काफी ही उम्दा क्वालिटी के होते हैं, है ना। एक और कंपाउंड भी लिख लीजिए आ रहा दिमाग में, Fe3C, इसको कहते हैं सीमेंटाइट। इन दोनों के नाम भी लिख दे क्या? इन दोनों के नाम लिख दूं? इसको आप प्यार से कहेंगे टाइटेनियम कार्बाइड। हाँ, प्यार से, नहीं तो बुरा मान जाएगा। एग्जाम में अपना नाम भुलवा देगा तुमसे। इसको कहेंगे निकल बोराइड। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसका जो डायमंड हार्डनेस है वो एकदम सिमिलर टू द किसके होता है? डायमंड के बराबर होता है ना। ऐसे एक सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है, लेकिन मैं उसे यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, है ना, ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है क्योंकि सिलिकॉन P ब्लॉक का है ना, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, है ना। लेकिन टाइटेनियम और निकल तो D का है ना, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, है ना। क्या बाबू? टाइटेनियम H.7, हाँ ये भी एक है, NCERT का है, लेकिन इसकी हार्डनेस उतनी अच्छी नहीं है। H.7 ये भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में आएगा, है ना। लेकिन ये तीनों जो है सिलिकॉन कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड और निकल बोराइड, इनकी हार्डनेस काफी हाई होती है, वेरी सिमिलर टू द डायमंड, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे और देख लीजिए, सिलिकॉन कार्बाइड 3D जियांट मॉलिक्यूल बनाता है, इसके कारण हार्ड होता है ना। 3D जियांट मॉलिक्यूल बनाता है, ये अपने साइज से थोड़ा सा बीच में इंटरस्टिशियल बना रहा है, इसके कारण हार्ड है। ये दोनों इंटरस्टिशियल के कारण हार्ड है, और ये हार्ड है 3D गिग्नेटिक। गिग्नेटिक मतलब होता है काफी बड़ा, 3D गिग्नेटिक साइज। इसी वजह से जैसे डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर है, मतलब एक में हेक्सागोनल है, एक में टेट्राहेड्रल है, लेकिन डायमंड ज्यादा क्लोज पैक इसलिए है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, और टेट्राहेड्रल और गिग्नेटिक बनाता है। गिग्नेटिक का मतलब ये हुआ कि जैसे एक आदमी है, उसको चारों तरफ से 4 आदमी चेन बना के पकड़े हुए हैं,
तो अगर आपको उस आदमी को हटाना है तो आपको शुरुआत के चेन से आदमी को हटाना पड़ेगा। ये हुआ गिग्नेटिक साइज। सिलिकॉन कार्बाइड में सिलिकॉन और कार्बन दोनों ही बहुत ही छोटे हैं और वो दोनों ही सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट है, मेटल नहीं, सॉफ्ट नेचर के हैं। लेकिन चूंकि ये इतने ज्यादा आपस में गिग्नेटिक साइज बनाते हैं कि अगर आपको किसी एक को हटाना है तो बीच में बहुतों को हटाना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर मैं यहीं पे कह दूं टेट्राहेड्रल है, इस तरीके का साइज हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड गिग्नेटिक। तो अगर मुझे यहां पे इसको हटाना है तो मुझे इसे हटाना होगा, इसे हटाना होगा, इसे हटाना होगा, फिर ये हटेगा, और ये इनफाइनाइट साइज तक चलते चले जाएगा। ये इशू है। चलिए चेंज करें इसे। दे आर वेरी हार्ड, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, दे मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आपके बोर्ड में इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, है ना। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक। क्या बाबू? हाँ बिल्कुल, सब लिखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा नंबर का है तो सब नहीं लिखोगे, थोड़ा कम लिख देना। रिएक्शन तो हाँ नेचर, बस मतलब जितने नंबर का होगा उसके अनुसार डिस्कशन कर देना। आपको तो मैं यहाँ तक बता रहा हूँ कि तब तक नीट तक और आईटी मेंस तक जरूरत ना पड़े। आपको जो अच्छा लगेगा उसमें से छाट के लिख लीजिएगा, और जो आपको आसान लग रहा है उसे ही याद रख लीजिएगा बोर्ड के पर्पज से। बढ़िया, आगे थर्ड प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। और ये कैटालिटिक होता क्या है देखिए, किसी भी कैटलिस्ट का, मैंने केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको थोड़ा बहुत बताया था, एडजॉर्प्शन होता है सरफेस पे। हाँ, है ना। चालू करें, आइए थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि ज़रूरत पड़े तो फटाफट ड्रॉ कर सके। देखिए कैटालिटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है बाबू, कि अगर कोई गैस है, मैंने आपको बताया था, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, मिलकर क्या बनाएंगे? अमोनिया बनाएंगे ना। हाँ ठीक। लेकिन अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म ना मिले तो चांसेस ये भी है कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल नाइट्रोजन से खुद टकरा जाएगा और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से खुद टकरा जाएगा। तो उस स्थिति में तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हमें एक प्लेटफॉर्म देना पड़ता है, और जिसके लिए हम किसको यूज करते हैं? आयरन को, है ना, एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि कैटलिस्ट बेसिकली करता क्या है, किसी को भी सरफेस प्रोवाइड करता है। ये आयरन का सरफेस है। आपको लगेगा सर आप इसको स्ट्रेट क्यों नहीं बनाए हैं? जब आप इसको जूम करके देखेंगे आयरन के पार्टिकल्स को, है ना, तो उसमें ऊपर नीचे आएगा ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ साइज, है ना। अब मान लीजिए कि इस तरफ में आ रहा होगा कोई गैस N2 आ रहा होगा, और इस तरफ आ रहा होगा H2। अभी भी एक समस्या ये है कि बीच में स्पीड ब्रेकर है। इस स्पीड ब्रेकर को किससे के हेल्प से भरा जाता है? प्रोमोटर। याद आया? प्रोमोटर। प्रोमोटर का काम होता है कैटलिस्ट के एक्शन को बढ़ा देना। प्रोमोटर का काम होता है कैटलिस्ट के एक्शन को बढ़ा देना। कैटलिस्ट का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, और कैटलिस्ट को भी कौन बढ़ा के रखेगा? प्रोमोटर, है ना। जैसे आयरन के साथ अगर मैं मॉलिब्डेनम डाल दूं तो वो प्रमोटर बनेगा। अब डी ब्लॉक का खासियत जरा बताइए, स्मॉल इन साइज और हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस बीच में वही आ पाएगा ना जिसका साइज स्मॉल होगा। दूसरी बात, चूंकि डी ब्लॉक के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने से क्या होगा, जैसे अगर कॉपर की ही बात कर लूं, कॉपर आयरन की बात कर लूं, तो आयरन का कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? +2 और +1 ना, FeO, हाँ +3, सॉरी +3, ठीक है। तो यानी कि ये दो तरह का कंपाउंड बना सकता है, एक बार बनाएगा FeO और एक बार बनाएगा Fe2O3। इससे फायदा ये है कि आयरन अगर एक बार इधर से अपना दोस्ती तोड़ेगा तो +3 वाले से भी कंबाइन कर सकता है, जैसे यहां पे बना ले FeCl3। यानी आयरन कैन फॉर्म मल्टीपल्स ऑफ बॉन्ड। एक बार डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और अगर डबल बॉन्ड से उसका हाथ फ्री हो गया तो आयरन ट्रिपल बॉन्ड वाले को भी हेल्प कर सकता है कि नहीं? इस कारण से डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं किसमें? कैटलिस्ट प्रॉपर्टी में। जरा मुझे 2-4 कैटलिस्ट के नाम बताएं, बोलो बोलो, कैटलिस्ट का नाम बताओ।
AlCl3, निकल, प्लेटिनम, ठीक है, मैग्नीज और V2O5, ये सारे किस ग्रुप के हैं? डी ब्लॉक के। आयरन किस ब्लॉक का? डी ब्लॉक का, है ना? हाँ, निकल ये भी किस ब्लॉक का? कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक का। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किस में यूज किए जाते हैं? कैटलिस्ट बनाने में, है ना? तो हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर highly used for catalytic property as they can show वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से क्या होगा? मल्टीपल ऑफ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और तोड़ सकता है। अल्सो स्मॉल इन साइज। याद आया? बोलो भाई, प्रमोटर याद आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया? A catalyst is a substance. A catalyst is a substance that increase rate of क्या बनाता है? रिएक्शन। कैसे? बाय लोअरिंग कौन सा एनर्जी? अब तो पढ़ चुके हो यार। एक्टिवेशन, बिल्कुल सही। बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। और प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर enhances द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी को इनहेंस करता है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी, क्या कोई कैटालिस्ट किसी रिएक्शन को शुरू कर सकता है क्या? कभी भी नहीं कर सकता। ए कैटालिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? हाँ। अब कैटलिस्ट में जो आपसे सवाल पूछा जाता है, 5 तरह के कैटलिस्ट जो है उनसे पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी में है आपके। फॉर एन एग्जाम्पल, पहला आयरन एंड मॉल्बिडम। आयरन यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट और मॉल्बिडम यूज किया जाता है एज ए प्रोमोटर। और कहाँ पे यूज किया जाता है? इन हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, कुछ 5 के लिस्ट है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं, पहले आप यहां तक नोट करें। हो गया? चेंज करें। ओके, सो एग्जांपल है फेरस मॉल्बिडम इन हेबर्स प्रोसेस। सेकेंड V2O5, निकल इन हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो यूज करते हैं, है ना? तो निकल को यूज करते हैं। और आवाज नहीं, कितना गप करते हो यार तुम लोग। निकल यूज होता है, प्लैटिनम यूज होता है, प्लैटिनम भी। और एक नया आया है रानी निकल, रानी नहीं, रेने निकल। ठीक है, यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन, है ना? डबल बॉन्ड को तोड़ने में इसको यूज करते हैं। तीसरा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अरे शांति शांति, नहीं है तो लाओगे तभी तो आएगी। जिगलर नाटा कैटलिस्ट मतलब
उसको खोजने से अच्छा है कि आप 10 फॉर्मूला रट लें। is used to prepare polythene नेक्स्ट है, अरे एक सेकेंड मैं लिख दूं, बस एक सवाल भी देना है नीट का पूछा हुआ। वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड used to prepare SO3 from SO2। अरे क्या आपने पहले कभी कांटेक्ट प्रोसेस का नाम सुना है? बहुत अच्छे, साबित कर ही दिए कि नहीं पढ़े हैं कभी। H2SO4 बनाने में काम आता है बाबू, और H2SO4 बनाने के लिए आपको SO3 बनाना होता है ना? और इसके लिए आपको सल्फर डाइऑक्साइड से पहले बनाना होगा SO3, ठीक है? इसके लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं? ठीक है, H2SO4 फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, ये सारे पूछे हुए सवाल है बाबू। एक और है MnO2। MnO2 is used for decomposition of peroxide solution। and sixth, platinum and nickel is used to oxidize NH3। चलिए, हो गया, नोट करिए। ये आपको याद रखने हैं, है ना? इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो टेंशन ना लें, लेकिन इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अभी एक सवाल कराऊंगा आपको, नीट में पूछा हुआ। जिगलर नाटा NaTA, जिगलर नाटा कैटलिस्ट TiCl4 प्लस AlC2H5 टाइटेनियम क्लोराइड प्लस टेट्रा इथाइल एल्युमिनियम। एक नंबर लिख लिए। हेबर प्रोसेस से क्या बनाते हैं? हेबर प्रोसेस से क्या बनता है? अमोनिया। अरे ये सब तो याद रखा करो। यूज टू प्रिपेयर अमोनिया। देखो, निकल प्लेटिनम और राने निकल डबल बॉन्ड आता है, और निकल को देखकर, अच्छा पहले नोट कर लो, थोड़ा सा जगह चाहिए होगा। हो गया? ऊपर का तो हो ही गया होगा ना, बस इतना ही जगह चाहिए मुझे। आप लोग नोट, ऊपर भी नहीं हुआ था? अरे सो गए थे क्या क्लास में? देखिए, जैसे ही डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड बेचारा ऊपर और नीचे, माथे के ऊपर और नीचे क्या लेके घूम रहा है? कहां पढ़े? अनहाइब्रिडाइज्ड नहीं है, हाइब्रिडाइज्ड है बाबू। p ऑर्बिटल्स लेके घूम रहा है ना? अरे भूल गए क्या? डबल बॉन्ड सिग्मा, और फिर करवाया था ना? नहीं करवाया था आप लोगों को? नहीं? अच्छा ठीक है, आइए फिर करिए करिए। एक्स वाई जेड, अरे करो। ये है x, ये है y, ये है z। x, y और z, ये कहलाता है इंड ऑन ओवरलैप। मतलब एक इंड से दूसरा इंड मिल रहा है ना यार, या इसे कहते हैं एक्सियल ओवरलैप। एक्सिस से एक्सिस मिल रहा है ना? अगर पहले एक्सिस से एक्सिस मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा। और फिर इसके बाद पाई बॉन्ड, और फिर ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड। तो यानी कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक,
पाई, ठीक है, बात समझ में आई? तो पाई बॉन्ड में px, अरे सिग्मा कब बनता था, याद आया? और पाई कब बनता था, अब याद आया? तो यही तो हो रहा है यार, है कि नहीं? अब देखिए जरा, इसके नीचे आपने रखा है निकल, और निकल को देखकर इसका पी बॉन्ड का मन ललचाएगा और ये कहेगा हम निकल से बॉन्ड बनाएंगे, और ये निकल से बॉन्ड बनाने, शांति, हल्ला मत करो यार, ये इसको बाबू यहां पर जाकर बॉन्ड बनाएगा और अपने डबल बॉन्ड को तोड़ लेगा, बोलेगा दोस्ती खत्म। लेकिन निकल निकला बेवफा, क्यों? अरे समझो यार, समझाने के लिए बता रहे हैं, तुम लोग भावनाओं पे मत जाओ। निकल दोस्ती नहीं निभाएगा, निकल क्यों नहीं निभाएगा? क्योंकि निकल है मेटल, और मेटल और इसमें जब बॉन्ड बनेगा बाबू तो वो बनेगा वैंडरवाल बॉन्ड। कार्बन का निकल से नया बॉन्ड बनाने का मन किया, इसने निकल की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बोला आओ, लेकिन निकल निकला बदमाश और उसने कहा हाँ तुम वहीं टिक जाओ, है ना, ठीक है। तो ये बेचारा बाबू इससे वैंडरवाल बॉन्ड बनाएगा, और वैंडरवाल बॉन्ड कैसा, कमजोर या मजबूत? कमजोर। तभी अचानक से हाइड्रोजन का झोंका पास करेगा। अब ये निकल को कहेगा जा फुट जा, और बगल में हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा होगा और इस बेचारे को चाहिए था इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, कहेगा तू दोस्त टेंशन मत ले, मैं हूं ना, ठीक है। तो यही है हाइड्रोजनेशन। अब डबल बॉन्ड टूटकर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। अब इसके लिए आप या तो निकल को यूज कर लीजिए, या तो प्लैटिनम को, और या तो रैने निकल को, तीनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 5 मेंबर साइक्लिक का स्टेज बनता है इसमें, ठीक है, फर्क है। राने निकल में थोड़ा सा मिक्स्ड होता है दूसरा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स भी। आजकल टर्म यूज किया जाता है बहुत सारे टीचर्स का, मैंने हाँ लिख लिया, चेंज करें। आइए आइए, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है, कौन सा नंबर है ये, 7 प्रॉपर्टी है, 4 नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 4, अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन, इसमें भी आपको मैं 5-6 लिखवा देता हूं, वो आपको याद रखने हैं। ये सारे एनसीईआरटी के हैं, 1-2 एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। जैसे ब्रास कॉपर प्लस जिंक से, फिर ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टीन से, जर्मन सिल्वर कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल से, गन मेटल कॉपर प्लस जिंक। अरे अरे कहा आईएस यूएस अब ये सब बन रहा है, पहले 12th तो पास कर लो। 12th पास किए बिना, मतलब 12th फेल फिल्म देख के इंस्पायर तो नहीं हो गए कि सर 2 बार फेल होंगे उसके बाद आईएएस बनेंगे। क्या? चलिए, तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इनमें से पूछा हुआ सवाल है सिल्वर यूके, है ना, यूके सिल्वर, यूके में जो क्वाइन चलता था वो, सॉरी क्वाइन लिखना भूल गया ना, सिल्वर के क्वाइन चलते थे यूके में, है ना, बस नाम था सिल्वर यूके, लेकिन इसमें कहीं पे भी सिल्वर, क्योंकि ये इंग्लैंड के है ना, तो लूटना तो इन्हें शुरू से ही आता था। बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर।
चलिए, तो अब नया हेडलाइन दीजिए और लिखिए सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, हेडलाइन दीजिए सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसमें हमें मेनली दो कंपाउंड पढ़ना है, एक पढ़ना है KMnO4 और दूसरा K2Cr2O7। आइए, हेडलाइन में आपको दिखेगा ऑक्सो अनायन, अनायंस कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक, है ना। जैसे अगर मैं कहूं KMnO4 और आपको कहूं K2Cr2O7, तो इसे मैं लिख सकता हूं MnO4 माइनस और Cr2O7 -2। बोलिए हाँ या ना। यानी कि भाई साहब ये ऑक्साइड तो है ही, साथ ही साथ इस ऑक्साइड पे कौन सा चार्ज है? दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अनायन। मतलब अनायन है और ऑक्साइड है ना। सो डी ब्लॉक सो और फॉर्म ऑक्सो अनायंस। और दो ऑक्सो अनायंस हमारे सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, KMnO4 और K2Cr2O7। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बाबू KMnO4 से, इसका डिटेल आपको पढ़ना है। तो आइए KMnO4, इसे मैं कहीं पे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही लिखूंगा, है ना, ठीक है। अच्छा, अब जरा आइए और समझिए Mn का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर? +7। और Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s2, है ना। तो यानी कि यहां पर जब Mn +7 में आएगा, जब Mn +7 में आएगा तो अपने आप को आर्गन जैसा स्टेबल बना लेगा। क्या इसके पास dd पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? सो नो dd अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट कलर शो करता है क्या? बिल्कुल करता है। किस कलर का होता है और किस कारण होता है? किस कारण होता है? LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ध्यान आया? कैसे कैसे हो रहा था जरा बताओ, कौन किससे लेके भाग रहा था? बिल्कुल सही बात। अरे यार, हाँ बिल्कुल सही बात, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन छीन रहा था? मैग्नीज। किससे? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन कैसा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जितनी तेजी से छीना उतनी तेजी से वापस, ठीक है। इस कारण कलर शो कर रहा था। अब देखिए, हमें देखना है इसका स्ट्रक्चर भी। तो आइए MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर बनाए। पहले समझ लीजिए अच्छे से, फिर नोट करिएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा कैसा? डबल बॉन्ड। क्या कोई दिक्कत यहां पे? इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? 2, 4। अरे आप तो ऐसा सोच लो, ये ऑक्सीजन कोई वीआईपी थोड़ी है जो इसको निगेटिव चार्ज मिलेगा। मिलेगा तो सबको मिलेगा, है कि नहीं? सीधी बात। तो देखिए, हाँ, तो एक बार इस पे निगेटिव चार्ज आ गया तो नेक्स्ट बार पड़ोसी को दे दीजिए और खुद पे डबल ले लीजिए। इसी बात को समझाया जाता है कैसे, वो भी समझ लीजिए। निगेटिव चार्ज लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाएगा और बॉन्ड पेयर, शाबाश। फिर अगेन ये घटना दोहराती जाएगी,
बार बार दोहराते जाएंगे और तब तक दोहराते जाएगा जब तक कि सारे के सारे ऑक्सीजन प्रसन्न ना हो जाए, सबको ये ना लगे कि नहीं हमारे साथ बेईमानी नहीं हुई है। टोटल कितने स्ट्रक्चर बने? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। ये कहलाएगा पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। शांति शांति, आवाज नहीं। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, फालतू बातें नहीं, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, लिख देता हूं ताकि इसमें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए अलग लिख रहा हूं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 2 फॉर्मूला, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड? टोटल बॉन्ड्स। किसके बीच? बिटवीन 2 एटम्स, और डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, अरे एक सेकेंड, क्या? हाँ 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 बिल्कुल। आम को मैंगो लिख देंगे तो क्या फर्क थोड़ी पड़ेगा। देखिए अब जरा बताइए, बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था? नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड बिटवीन एनी टू। तो एक काम करिए, किसी भी 2 को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए इधर, किसी भी 2 को सेलेक्ट कर लीजिए। किसको करे? इधर की इधर की इधर की इधर, कहीं भी कर ले। इसको कर ले, एक बॉन्ड, अरे नहीं, 2 और 3, 4 5 6 7, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ रहा है? 1.75। यानी कि कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं होगा, पार्शियल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, जो कि आपको दिख भी रहा है। डबल बॉन्ड एक बार बन रहा है, एक बार टूट रहा है, एक बार बन रहा है, एक बार टूट रहा है, तो आपको दिख रहा है ना? क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्लियर है? बोलो ठीक है। ये आपको अच्छे से समझना है, जरा समझ में आ गया? बोलो बोलो। अब एक और महत्वपूर्ण बात देखिए जरा, इसमें कितने डी पाई और पी पाई बॉन्ड हैं? ये सवाल भी आता है, कितने डी पाई और पी पाई बॉन्ड है? जरा समझिए, अगर कार्बन और कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के पास भी पी ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन के पास भी, तो बनाएगा पी और पी ओवरलैप, और पी और पी मिलेंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा की पाई। पाई क्या बनेगा? पाई। px और px मिलते हैं तब बनते हैं सिग्मा, है ना? py और py और pz और pz बनाते हैं पाई। ठीक, ओके। तो अगर आप मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो, और ऑक्सीजन का देखें तो, ऑक्सीजन का जरा बताएं कॉन्फ़िगरेशन, बोलो यार। हाँ बहुत अच्छे। मैग्नीज का आर्गन 4s2। अब जरा देखिए, वैलेंस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग? उतने ही बॉन्ड बनेंगे या वही बॉन्ड में पार्टिसिपेट लेगा जो कि अनपेयर्ड होगा। इसके कौन सा ऑर्बिटल अनपेयर्ड? डी। तो यानी कि इधर से पार्टिसिपेट कौन करेगा? डी। और डी कौन सा ऑर्बिटल फॉर्म करेगा? पाई ऑर्बिटल। और यहां पर भी कौन सा खाली चल रहा है? अनपेयर्ड, पी, है ना? लेकिन अगर पी फॉर्म करेगा तो कौन सा फॉर्म करेगा? पी पाई। इसी को हम बोलते हैं पी पाई। और अब कितने पी पाई और डी पाई बनेंगे? 1 2 3, इसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक? तो कितने पी पाई और डी पाई बन रहे हैं? 3। ध्यान रखिएगा, आगे लिख देता हूं। 3
पी पाई, बस 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 छोड़ ही रहा, पी पाई डी पाई इज फॉर्म्ड। बोले समझ में आया? हाँ, तभी तो बॉन्ड बनेगा मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच, तभी तो बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और पीछे, ठीक है, और पीछे हो गया ना, हो गया। अरे मजाक कर रहा हूं यार, अब तो हो ही गया होगा। क्या ये बात समझ में आई कि रिपीट करना होगा? अगर रिपीट करना होगा तो कल यहीं से चालू करूंगा। बोलिए, यहां तक कोई डाउट? चलिए चलिए चलिए, ये भी लिखना है, भूलिएगा मत। है ना, ऐसा नहीं कि जो जो उसमें बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखना भूल जाए। 3 पी पाई डी पाई, अरे एक लाइन है। चलिए ठीक है, जा सकते। बाय बाय।